सल एस प्लस NaOH। ओके स्टूडेंट, तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग कुछ एग्जांपल पिछले क्लास में देख रहे थे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का निकाल रहे थे। सर ये एग्जांपल नहीं लिए हैं, राइट? तो ये रिएक्शन है एस सल्फर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस, और भी कुछ रहेगा, वाटर रहेगा तो उसका लुकआउट नहीं है, प्रोड्यूस सोडियम थायोसल्फेट प्लस Na2S। करेक्ट। तो आपको निकालना है, फाइंड आउट इस सल्फर का, क्योंकि आप देखेंगे तो सल्फर का ही चेंज होगा। फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इक्विवेलेंट वेट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल एंड एन फैक्टर ओवरऑल। ओके, फाइंड आउट करके बताइए। आप लोग निकाल पाएंगे? कल मोटा मोटी फिजिक्स के ग्रुप में ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट फाइल शेयर कर दिया हूँ, आप लोग देखे थे स्टूडेंट? सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बाकी है, राइट? उसको भी शेयर कर दूंगा, और सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का। यहाँ पे कितना है? +2 ना? यहाँ पे है -2, राइट? एस कन्वर्टेड इनटू Na2S2O3। तो इसका जब n फैक्टर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सल्फर 2 है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। यहाँ पे कितना सल्फर है वो मेरा लुकआउट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 1, राइट? कितना हो जाएगा? 2 - 0, करेक्ट? क्योंकि हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो 2 - 0 कम, इसका मतलब 2 हो गया, मतलब ये लॉस है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एन फैक्टर एज, तो यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा? एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंट वेट एज रिड्यूसिंग एजेंट कितना हो जाएगा? 32/2, करेक्ट ना? अब अगर RH लिखते हैं तो 0 से -2 हो गया है, राइट? तो ये हो रहा है रिडक्शन, तो नाम क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 × -2 - 0 का मॉडुलस, मतलब 2, मतलब गेन ना। इसका मतलब इस केस में दोनों का सेम है, राइट? एज OA और एज RA दोनों का n फैक्टर सेम है, तो इक्विवेलेंट वेट एज OA भी क्या हो जाएगा? 32/2, 16। तो ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा इस रिएक्शन में?
ओवरऑल राइट। तो सर 16 + 16 32 राइट। तो एन फैक्टर ओवरऑल क्या हो जाएगा? 1। तो एन फैक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। एन फैक्ट मतलब आप लोग फेमिलियर हो गए, आप निकाल सकते हैं राइट। एन फैक्टर ओवरऑल हो जाएगा मॉलिकुलर वेट, सॉरी यहाँ पे एटॉमिक वेट लेंगे इसका, एटॉमिक वेट और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ओवरऑल ओवर। तो 32/32 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, करेक्ट ना? यस लिख लीजिए स्टूडेंट। हो गया? हटाएं स्टूडेंट सब लोग, लिख लीजिए लिख लीजिए लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं। देखिए जनरली KMnO4 के लिए हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट। इन एसिडिक मीडियम, तो इन जनरल एसिडिक मीडियम में ये यहाँ का सर, तो यहाँ पे तो पोटेशियम और ऑक्सीजन है, उस तरफ नहीं है, इसका मतलब क्या बताए थे? उन दोनों का चेंज नहीं हो रहा होगा राइट। तो +7 से कितना हो गया? +2 हो गया। यस सर। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। यस सर। तो इस यस, तो एन फैक्टर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे? 1। 1 ना। तो एन फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना हो जाएगा? 1 × 2 - 7 का मॉडुलस राइट 5। गेन करेगा, लॉस करेगा या गेन किया? गेन। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच मीडियम? एसिडिक मीडियम रहेगा मॉलिकुलर वेट और डिवाइडेड बाई 5। एग्री? हो गया यहाँ तक? यस सर। न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 कन्वर्टेड इनटू MnO2, इसको रट जाना है। कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? +7 से +4 राइट। आप लोगों को बोर्ड तो दिखाई दे रहा है?
तो एन फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना हो जाएगा सर? 1 × 4 - 7 का मॉडुलस कितना? 3 गेन ना। चलिए, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल मीडियम? सर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब आते हैं बेसिक मीडियम, करेक्ट। बेसिक मीडियम में इन जनरल KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम मैग्नेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? मतलब +7 से +6, राइट। देन व्हाट इज द एन फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? 1 6 - 7 का मॉडुलस, राइट। 1 मतलब गेन, करेक्ट। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1, करेक्ट। तो भाई पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बन गया कि आपको ऑब्जेक्टिव में जेई मेन टाइप का या नीट लेवल में कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट का ऑर्डर पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा इक्विवेलेंट वेट किस में है? बेसिक में। ऑर्डर निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट का ऑर्डर अगर हम लोग अगर यहाँ पर निकालते हैं तो हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट एसिडिक लेस देन इक्विवेलेंट वेट न्यूट्रल, राइट, लेस देन इक्विवेलेंट वेट बेसिक। इज इट करेक्ट? चलिए इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे स्टूडेंट। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा रिडक्शन का टेंडेंसी किस में है? तो सर नहीं भाई, रिडक्शन का डिफिनेशन बोलिएगा पता चल जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट। इसका मतलब है कि इस डिफिनेशन के अंदर ये बात छुपा हुआ है कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा उसका रिड्यूस होने का उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी रहेगा। तो KMnO4 का सबसे ज़्यादा किस मीडियम में रिडक्शन होने का टेंडेंसी रहेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेने का? एसिडिक मीडियम में, राइट। तो एक्चुअल में अगर KMnO4 का खुद का रिडक्शन का टेंडेंसी, आप यहाँ ध्यान सुनिएगा, रिडक्शन का टेंडेंसी ज़्यादा, तो खुद का अगर रिडक्शन होता है तो दूसरे के लिए उतना ही पावरफुल क्या काम करेगा? दूसरे के लिए क्या काम करना स्टार्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास कौन सा पावर? बोलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास जो उस एजेंट के पास क्या पावर रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। खुद के लिए? दूसरे के लिए। इसका मतलब क्या? यहाँ पे एक लाइन हम लोग इसी एग्जाम्पल से क्या ये बोल सकते हैं? टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रहेगा उतना ही खुद का रिड्यूस करने का टेंडेंसी रहेगा। और जो जितना ज़्यादा खुद इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब दूसरे को उतना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए बॉक्स बनाकर, टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली का साइन देने आता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। सही है? ओके स्टूडेंट, तो आपसे अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा अबाउट KMnO4 कि KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर इन तीनों मीडियम में ऑर्डर निकालना रहेगा तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कहाँ पे करेगा? एसिडिक मीडियम में।
और सबसे कम कहाँ पे बिहेव करेगा? बेसिक मीडियम। और आपने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्वेशन बताइए तो। अच्छा बताइए, सबसे ज़्यादा H+ का अमाउंट कहाँ है? वेरी गुड। उसके बाद न्यूट्रल में, ये तो नहीं सोच रहे हैं ना कि न्यूट्रल में H+ 0 है? जीरो नहीं रहता है, H+ = H- रहता है, राइट। और सबसे कम H+ कहाँ है? वेरी गुड। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट KMnO4 कि इसका मतलब है कि KMnO4 में अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीजेज, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4 इंक्रीजेज। इज इट करेक्ट? और इस बात का मैं न्यूमेरिकल प्रूफ दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम बनाकर। समझ गए? इस बात का मैं न्यूमेरिकल प्रूफ दे दूंगा, करेक्ट। बट अभी तो न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, थियोरेटिकल ही बात है। बट थियोरेटिकल का मुझे इतना तो फीलिंग हो रहा है कि जहाँ H+ का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है उसका वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि एन फैक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन ज़्यादा कर रहा है, राइट। लिखिए नोट करके नीचे। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल बी ऑब्जर्व दैट concentration of H+ increases in the solution. Concentration of H+ increases in the solution. Oxidizing power of KMnO4 also increases. Correct? Yes. From this example, we observe that concentration of H+ increases, oxidizing power of KMnO4 also increases. और इस बात का याद रखिएगा कि इस चीज़ का मैं न्यूमेरिकल प्रूफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम बनाकर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से 3-4 ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए पहले K2CMnO4 के लिए लिख लीजिए, K2Cr2O7 के लिए। अब नेक्स्ट के पोटेशियम डाइक्रोमेट behave as oxidizing agent only in acidic medium, not in basic or neutral medium. Okay स्टूडेंट, KMnO4 सारे मीडियम में बिहेव कर सकता है, बट K2Cr2O7 सिर्फ कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन नहीं होगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो सकता है, बट वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, राइट। K2Cr2O7 in acidic medium converted into Cr3+. What is the N factor of K2Cr2O7? यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना? और +6 से +3 हो रहा है, तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? 3 - 6 का मॉडुलस। लॉस या गेन? सर गेन, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6, राइट।
इसका नाम, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है बट वो रिएक्शन नॉन रेडॉक्स है। यहाँ भी क्रोमियम का +6 और यहाँ भी क्रोमियम कितना है, +6 है। सिर्फ होता क्या है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। क्रोमेट का कलर येलो, इसका मतलब है कि अगर इस यहाँ पे इसमें अगर बेस में डाल दीजिएगा तो पूरे सॉल्यूशन का कलर पिंक से येलो हो जाएगा। समझ गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO4-, राइट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CrO4-। तो सर अगर इसमें क्रोमेट में अगर एसिड डाल देंगे तब क्या हो जाएगा, तो वापस डाइक्रोमेट बन जाता है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी IIT में पूछा हुआ है, इसको भी रट जाना है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, इसका नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपो, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, सोडियम थायोसल्फेट, ऑल्सो नोन एज, चलिए इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट, लिख लीजिएगा। एन फैक्टर क्या होगा इस केस में सल्फर का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। हाइपो के बाद कुछ लिखा ही नहीं है, यस, कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपो, ठीक है, ये बहुत बार आएगा, रिपीटेड, बहुत सो मेनी टाइम्स आएगा। अच्छा स्टूडेंट बताएं, यहाँ पे ये तो हो गया करेक्ट। अब इसका यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, आप सबका निकालें ऑक्सीजन नंबर, +1 -2 +2, यहाँ पे -2 +1, इसका 2.5 रहा होगा सल्फर का, राइट। देन व्हाट इज द एन फैक्टर, +2 से 2.5 हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नाम क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2.5 - 2 = व्हाट, 1 ना। तो इक्विवेलेंट थायोनेट, नेल नहीं थायोनेट, टी है। तो इक्विवेलेंट वेट एज रिड्यूसिंग एजेंट इसका क्या रहेगा सर, मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसका आप एन फैक्टर निकाले हैं, राइट, डिवाइडेड बाई 1। कहीं पे कंफ्यूजन, मतलब ये होता है, ये तो आपको रटना पड़ेगा, क्यों होता है, इसमें कोई लुकआउट नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब होता है, रटना है, बाकी समझ में आ गया। एक कौन सा मीडियम लिए हैं, चलिए इसका एन फैक्टर बताइए फास्ट। तो
एन फैक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू 2 ना, 6 माइनस 2 का मॉडुलस 8 ना, करेक्ट। तो इक्विवेलेंट वेट एज रिड्यूसिंग एजेंट कितना हो जाएगा, मौलिक, इसको अभी रट जाना है। ये तो समझ में आ गया। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम थायोसल्फेट किस मीडियम में ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट के पास पावर तो रिड्यूसिंग पावर का रहेगा, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन ज़्यादा लॉस कर रहा है। इसका मतलब है कि टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा किसी सामने वाला को उतना ही गेन करना पड़ेगा, राइट। वजह किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जितना लॉस होता है उतना ही गेन होता है, राइट। दैट्स वाई किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के पावर के लिए क्या हम लोग बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और उसी को इन अदर वर्ड्स ऐसे बोल सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी द लूजिंग ऑफ, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब उस रिड्यूसिंग एजेंट का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, राइट। तो एक लाइन बॉक्स बना के लिख लीजिए, टेंडेंसी ऑफ लॉस, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बॉक्स में कर लेना है, राइट। तो सोडियम थायोसल्फेट के लिए एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में किस मीडियम में इसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब अगर इसको ए बोला जाए इसको बी बोला जाए तो बी के केस में ज़्यादा रहेगा, बी ग्रेटर देन ए, राइट। ऑर्डर ऑफ आरपी मतलब यहाँ पे शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ Na2S2O3, समझ में आ गया ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन राइट से लिखा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यस, जैसे कैसे आपने ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए क्या लिखा था, टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, करेक्ट। आई तो सिंपल सा लॉजिक है ना, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो खुद का ऑक्सीडाइज उतना ही ज़्यादा कर रहा है, तो सामने वाला को उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और सामने वाला इलेक्ट्रॉन उतना ही गेन करेगा तो उसका रिडक्शन होता रहेगा, राइट। और रिडक्शन का वजह ये बनेगा, राइट। ठीक है स्टूडेंट, इसको हटाएं। ओल्ड बैच से लेकर न्यू बैच तक सब लोग अपना अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिए है ना, जो भी जितना दिया हुआ था। बताओ आप नया प्रोजेक्ट दे सकते हैं नहीं, ओके। तो इसमें आज के प्रोजेक्ट में तो एक आज ऐड ही हो जाएगा, मोटा मोटी ये सेकेंड लास्ट क्लास ही रहेगा रेडॉक्स का, ठीक है। बट अब रेडॉक्स का असाइनमेंट आप बना सकते हैं, आज भेज दूंगा। चलिए अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोलिए शुभांकर क्या। ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, तो किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग का दो मेथड है नहीं, एक मेथड का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट। और दूसरे मेथड का नाम है आयन
इलेक्ट्रॉन मेथड, करेक्ट। बट एग्ज़ाम में जेई मेन वगैरह में आपको कोई भी मेथड आना चाहिए। ये वाला मेथड जनरली स्कूल में ज़्यादा पूछा जाता है, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय दिस मेथड, करेक्ट। और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में 12th बोर्ड में भी इवन आ सकता है, आ चुका है पहले। इवन इफ ये सिलेबस, क्योंकि सिलेबस एक्चुअली ना ही 11th का कर सकते हैं ना ही 12th का कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है, बहुत जगह इसका यूज होता है, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ए मेथड के लिए लिखेंगे, हेडिंग बना लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलिए, इसमें आपको कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। फाइंड आउट, जो कि एक कॉमन बात है, एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में भी हम देखे थे, राइट। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड, ऑल एटम, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक आप लोग काम कर लेंगे कि ओवरऑल विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को सिर्फ लॉस देखना है या ओवरऑल लॉस देखते हैं किसी कंपाउंड का। समटाइम्स ऐसा हो सकता है ना कि एक ही कंपाउंड, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि किसी कंपाउंड में, आप लोग सुन पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि किसी कंपाउंड में कुछ इलेक्ट्रॉन किसी ने लॉस किया, किसी ने गेन किया, तो वहाँ पे देयर इज ए कन्फ्यूजन, तो देयर इज नो कन्फ्यूजन, ओवरऑल देखेंगे, राइट। और डिसप्रोपोर्शनेशन का तो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट लिखिए, राइट डाउन टू हाफ रिएक्शन, दो हाफ रिएक्शन कौन सा, OH थर्ड हाफ रिएक्शन तो रहेगा नहीं। राइट डाउन टू हाफ रिएक्शन OHR एंड RHR। and in each half reaction balance those atoms whose oxidation number are changing, balance those atoms whose oxidation number are changing। ये समझ में आ रहा है ना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एन फैक्टर निकालने में हम लोग को हेल्प हो जाता है, राइट। बैलेंस दोज एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग, ये ऑलरेडी एक बार लिखवा चुके हैं इन एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में, करेक्ट। थर्ड पॉइंट लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन विथ द हेल्प ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या प्रेजेंट करता है, ओवरऑल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और जो जिस एन फैक्टर का मैंने बात किया वो ओवरऑल एन फैक्टर का बात कर रहा हूं, एग्री। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन विथ द हेल्प ऑफ एन फैक्टर। तो अभी तक कितना पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट। एडिंग टू हाफ रिएक्शन so that electrons are cancel out, adding two half reaction in this manner so that electrons are cancel out, ठीक है। For this purpose apply your common sense,
अप्लाई कर लेंगे ना आप लोग। yes sir. ये भी कॉन्सेप्ट था फॉर दिस पर्पस, बिकॉज सबको लगता है कॉमन सेंस, बट एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना तुमको कॉमन सेंस नहीं है, तो भाई कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन ऑल पीपल। कॉमन सेंस का मतलब आईक्यू लेवल, कहाँ पे क्या सोचना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट था, ठीक है, कॉमन सेंस वाला। Yes sir. नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर दिस रिएक्शन विथ ओरिजिनल अनबैलेंस रिएक्शन। यहाँ तक आने के बाद, ऐड करने के बाद, मैं बहुत बात कर रहा हूँ, ऐड कर लिए ना, Yes sir. इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक OH और RH को ऐड करने के बाद डैम श्योर वो सारा आइटम बैलेंस रहता है जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज होता है, राइट। Yes sir. नेक्स्ट, कंपेयर दिस रिएक्शन विथ ओरिजिनल अनबैलेंस रिएक्शन। कंपेयर, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, कंपेयर दिस रिएक्शन विथ ओरिजिनल अनबैलेंस रिएक्शन and notice that given reaction is molecular reaction or ionic reaction, and notice that given reaction is molecular reaction or ionic reaction। आप डिफरेंस समझते हैं ना मॉलिकुलर रिएक्शन का और आयनिक रिएक्शन का। वैसा रिएक्शन जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नॉट ए सिंगल आयन हो, उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, मॉलिकुलर रिएक्शन में। और वैसा रिएक्शन जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में एटलीस्ट ए सिंगल आयन भी अगर हो जाएगा तो उसको आयनिक रिएक्शन में काउंट करेंगे। एग्री। Yes sir. इसका मतलब ऐड करने के बाद कंपेयर करेंगे और नोटिस करेंगे कि मेरा जो जिसको बैलेंस करना था वो आयनिक रिएक्शन है या मॉलिकुलर रिएक्शन है। एग्री। Yes sir. इसका मतलब इसमें दो केस अब हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ के बाद दो केस हो गया, मॉलिकुलर रिएक्शन का और आयनिक रिएक्शन का। एग्री ना। Yes sir. अब इसमें केस बनाइए, इफ गिवन रिएक्शन इज मॉलिकुलर रिएक्शन, इफ गिवन रिएक्शन और मॉलिकुलर रिएक्शन ना, एक केस बना लेंगे जो पॉइंट हम लोग नोटिस किए, उसके बाद केस ए। इफ गिवन रिएक्शन इज मॉलिकुलर रिएक्शन, अब उसमें पॉइंट ए कर लीजिए। इफ हेडिंग जो बनाया ना, इफ गिवन रिएक्शन इज मॉलिकुलर रिएक्शन, उसमें पॉइंट ए, बैलेंस अदर एटम, एक मिनट रुकिए, बैलेंस अदर एटम का मतलब कौन किसको बैलेंस करना है, जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है, राइट। Yes sir. यस, बैलेंस अदर एटम, यस, बैलेंस अदर एटम अदर देन ऑक्सीजन, किसको छोड़कर, अदर देन ऑक्सीजन, जस्ट बाय काउंटिंग। लिख लीजिए, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बैलेंस अदर एटम अदर देन ऑक्सीजन जस्ट बाय काउंटिंग, करेक्ट। चलिए, अब जो पॉइंट लिख रहे हैं वो एक्चुअली सेकेंड लास्ट पॉइंट है, पॉइंट बी में लिखिए। इफ के बाद, इफ मॉलिकुलर रिएक्शन के बाद पॉइंट ए बना है ना, Yes sir. ए पॉइंट बी है, फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन add required number of water molecules, for balancing of oxygen add required number of water molecules to the side which is deficient in oxygen atom, which is deficient in oxygen atom, करेक्ट।
यहाँ तक हो गया। yes sir, तो अब लास्ट स्टेप क्या बचा, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। लास्ट स्टेप यही बचा ना। yes sir, तो एक्चुअल में थर्ड लास्ट स्टेप क्या था, थर्ड लास्ट स्टेप था कि सारा एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम को बैलेंस करना जस्ट बाय काउंटिंग, राइट। सेकेंड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। और जो लास्ट स्टेप है वो है बैलेंस, एक मिनट अभी लास्ट स्टेप लिख रहे हैं। लास्ट स्टेप एक्चुअल में ऑटोमेटिक वो सेकेंड लास्ट स्टेप में ही ख़त्म हो जाएगा। इस मेथड का खासियत ये है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन खुद से बैलेंस हो जाएगा, समझे स्टूडेंट। yes sir, 99% केस में ये लास्ट स्टेप को आप, मैं बोल रहा हूँ फिर से, लास्ट स्टेप में सिर्फ ये लिख लीजिए कि इस मेथड में ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन खुद से बैलेंस हो जाता है। इसको जैसे भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। लास्ट स्टेप है ही नहीं तो क्या लिखवाएंगे। लास्ट स्टेप यही है कि सेकेंड लास्ट स्टेप है। तो देखिए कुछ लिखवाना था पॉइंट, इसलिए लिखवा दीजिए। अब इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि करना क्या है, समझे। आप लोग इस बात को मेंशन कर लिए ना कि जो लास्ट स्टेप में बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन इटसेल्फ बैलेंस हो जाता है, राइट। ये इस मेथड का ब्यूटी है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों थे वहाँ पे। हाँ, यहाँ देखिए एक एग्जांपल से खुद पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है कि ईच एंड एवरी एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। yes sir, चलिए मेरे साथ काम कीजिए। सॉल्ट का निकालने के लिए बताया था ना कि कटायन और अनायन बना के निकालिएगा। yes sir, अब देखिए इसका तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि KMnO4 मीडियम एसिडिक है तो +7 से +2 में ही जाएगा, राइट। अभी जस्ट पढ़े हैं। यहाँ से यहाँ तक देखें, इस पूरा रिएक्शन में किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। कार्बन का। कार्बन का और मैग्नीज का, राइट। yes sir, और किसी का चेंज हुआ है? no sir, नहीं हुआ है। इसका मतलब इस फैमिली में सिर्फ एक का चेंज हुआ है, दैट इज मैग्नीज। और इस फैमिली में भी सिर्फ एक का चेंज हुआ है, दैट इज कार्बन, राइट। yes sir, इसका मतलब इसका जो भी होगा उसके लिए मैग्नीज रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इसका जो भी होगा उसके लिए कार्बन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एग्री। yes sir, तो भाई एक ये जो है यहाँ देखना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर कार्बन का इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। yes sir, तो इसका नाम क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। किसी को प्रॉब्लम। और मैग्नीज का डिक्रीज हो रहा है +7 से +2 तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो नाम क्या रहेगा। यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जहाँ पे सेम कंपाउंड में एक से ज़्यादा एटम का चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा था, राइट। yes sir, तो अब हम लोग लिखेंगे OHR, K2C2 बोलिए
रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हाफ रिएक्शन में रहता है, OH में या RH में? वही चल रहा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हाफ रिएक्शन में रहेगा? ऑब्वियसली OH में, राइट? है। यस सर। क्योंकि OH में ऑक्सीडेशन होगा, दैट्स वाई नाम रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे क्या बताए थे, जिसका चेंज होता है उसको बैलेंस करना है। तो किसका चेंज हो रहा है? कार्बन को, कार्बन का। तो यहाँ पे 2CO2 लिखेंगे। 2 किसके वजह से लिखे? कार्बन को बैलेंस करने के लिए, राइट? यस सर। नॉट फॉर ऑक्सीजन। तो इसका एन फैक्टर कितना है स्टूडेंट इस कंपाउंड का? तो सर 2 इंटू 4 माइनस 3 कम, राइट? हाउ मच? गेन या लॉस? लॉस। आप लोग को बोलते रहना है, मुझे थोड़े बैलेंस करना है। लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का, राइट? यस सर। बताए थे ना, एन फैक्टर के हेल्प से लॉस या गेन निकाल लीजिएगा। इसको हटाएं, मेरे पास जगह कम है। यस सर। अब RH में क्या एग्जिस्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। नो सर। रेडिंग है। और यहाँ पे मैग्नीज, इस कंपाउंड में मैग्नीज का 1 एटम है। तो यहाँ भी MnSO4 में क्या कोशिश करेंगे? अब देखिए, एक्चुअली यहाँ पे KMnO4 में यहाँ पे जो Mn2+ है वो अकेले नहीं है, इस पूरे फैमिली के साथ है। तो इस पूरे को लिखना है यहाँ पे, राइट? यस सर। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो उसको मॉलिक्यूलर रिएक्शन बनाकर ही काम करेंगे, करेक्ट? यस सर। चलिए, एन फैक्टर कितना? तो सर एन फैक्टर तो हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 7 का मॉडुलस, राइट? 5। लॉस या गेन? सर गेन, करेक्ट? यहाँ तक आ गए? यस सर। इसको हटाया जाए। यस सर। अब यहाँ के बाद क्या अप्लाई करना था? कॉमन सेंस, नहीं? तो कॉमन सेंस क्या कहता है ऊपर को 5 से नीचे 2 से। कि सर इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कीजिए। पर्पस है इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने का, राइट? यस सर। तो हो जाएगा 5K2C2O4 और प्लस 2KMnO4 एग्री, कन्वर्टेड इनटू 10CO2 और प्लस 2MnSO4। यहाँ तक आते आते वो सारा आइटम बैलेंस है जो रिस्पॉन्सिबल था। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था? कार्बन और मैंगनीज। देखिए, तो कार्बन और मैंगनीज बैलेंस है। यस सर। अब भाई यहाँ पे या इसके बाद हम लोग को नोटिस करना था कि जिसको हम लोग OH प्लस RH किए हैं उसको ओरिजिनल अनबैलेंस है। तो जो अनबैलेंस है वो मेरा मॉलिक्यूलर है, राइट? यस सर। अब उसके बाद करना क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी वो सारा एटम जिसका जो का चेंज नहीं हो रहा था, करेक्ट? तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग पोटेशियम को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम कितना? 2। सही से देखना है। 12। 2 है या 12 है? 12 है। 10 कैसे है? ओह, 12 ना? यस सर। तो राइट हैंड साइड में भी पोटेशियम 12 रहना चाहिए। यस सर। तो राइट हैंड साइड में पोटेशियम, अब ऐसा नहीं करना है कि सर एक काम करते हैं 12 पोटेशियम, आप तो बोले तो जस्ट बाई काउंटिंग कर देते हैं तो 12 के कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, 12 पोटेशियम करना है, लेकिन वो राइट हैंड साइड में देखना है कि पोटेशियम किस फॉर्म में था। तो राइट हैंड साइड में पोटेशियम किस फॉर्म में था? अकेले था या K2SO4 के साथ था? K2SO4 के साथ। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 6K2SO4 लिख रहा हूँ। किसको बैलेंस करने के लिए? पोटेशियम। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए। और इसमें कोई रेस नहीं है कि सर किसको पहले बैलेंस कर लें। पोटेशियम से स्टार्ट कर लिए, यस सर। करेक्ट? अब यहाँ पे बताइए, पोटेशियम को छोड़कर अब तो सल्फर बचा। राइट हैंड साइड में कितना सल्फर? 8। राइट हैंड साइड, नॉट लेफ्ट हैंड साइड। 8 सर। क्या बात करते हैं आप लोग। अब तो ये भी तो आ गया, 8 ना? यस सर। यहाँ का 6, यहाँ का 2, ये इसको ये आ गया। इसके बाद का बात कर रहे हैं, राइट?
तो 8, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 सल्फर होना चाहिए, यस सर, बट लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर किस फॉर्म में है सर, H2SO4 के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे क्या 8 H2SO4 कर दें? यस सर, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नो सर, नहीं है तो बोलिए नहीं है, आगे बढ़ेंगे। यस सर, ओके, नाउ अब यहाँ पे सर अब कोई नहीं बचा, सिर्फ ऑक्सीजन बचा है और हाइड्रोजन, राइट। मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना, तो ये हो गया 20 और 28 और 28 प्लस 32 60, 60, और राइट हैंड साइड में कितना है, वेरी गुड 52, राइट। यस सर, तो किस तरफ ऑक्सीजन कम है, राइट हैंड साइड में, और कितना कम है 8। तो यहाँ पे क्या करना है, उतना ही वाटर को ऐड कर देना है, समझ गए। यस सर, और जब जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो इस मेथड में हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। देखिए तो हाइड्रोजन बैलेंस है, यस सर, दोनों सर 60, बैलेंस है। तो ये बहुत टफ था, हाँ। सल्फर के बाद मैं अब बैलेंस कर रहा था, अब सल्फर पोटेशियम सल्फर को बैलेंस कर दिए, तो अब मेरे पास बैलेंस करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा, ठीक है राहुल। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले ऑक्सीजन को काउंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है टोटल 60 एंड राइट हैंड साइड में है 52, राइट 52, राइट। तो किस तरफ ऑक्सीजन कम है और कितना कम है, तो सर राइट हैंड साइड में कम है और 8 कम है, राइट। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या बोला था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स का हेल्प लेंगे, और जिस तरफ जितना ऑक्सीजन डेफिशिएंट रहेगा उस तरफ उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देना है, एग्री। देन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स शुड बी एडेड इन द राइट हैंड साइड, अब बोलते ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या तो यही है, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। और जैसे ही ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन साथ ही साथ बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट। यस सर, अब देखिए ये इतना बड़ा रिएक्शन था बट इसका बैलेंसिंग बहुत टफ था, या बच्चों का गेम है, हो गया ना, यस सर, करेक्ट। इसको हटाया जाए, यस सर, बैलेंस हो चुका, राइट। यस सर। मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे हुआ, आपने तो बोला जब दोनों साइड एक भी, हाँ हाँ, तो भाई इसके बाद तो जब जिसको जस्ट, हाँ दूसरे को भी करते तभी सेम होता, लेकिन उस टाइम पे अब आपको बोला गया है कि काउंट करके बैलेंस करना है, तो देख लेंगे कि किसका कौन से रास्ता से चलने से मुझे फास्टली बैलेंस हो जाएगा, राइट। हाँ ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे हुआ सर, आपने बोला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक भी आयन नहीं है, हाँ, इसमें तो पूरा आयन ही है। आयन है बट आयन को तोड़कर नहीं बनाया है ना। अगर मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि MnSO4 बॉटम में जाकर तो Mn2 प्लस और SO4 2 माइनस रहेगा, राइट। बट मैंने आयन तो बनाकर दिया नहीं, मैं तो मॉलिक्यूल बना के दिखा रहा हूँ रिएक्शन में। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं रिएक्शन में ही उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही दिखा रहा हूँ, तो बैलेंस भी आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही कर दीजिए। ये जो बैलेंस कर रहे हैं ये तो नोटबुक में बैलेंस कर रहे हैं ना, यस सर, ये तो क्वेश्चन देने वाले को भी पता है कि यहाँ पे बिल्कुल बंच ऑफ आयंस है। जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो लगता है कि K2SO4 यहाँ पे पोटेशियम साथ में रहेगा, नो सर, नहीं तो रहेगा। मैं इनका क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे तो आयंस के फॉर्म में आयन है, तो आयन एक्चुअल में है, जब वाटर में प्रैक्टिकली देखिएगा तो ऑल आर इन आयनिक फॉर्म, राइट। यस सर, बट मैंने आपको नोटबुक पे आयन बना के दिखाया या मॉलिक्यूल बना के दिया हूँ, मॉलिक्यूलर, तो नोटबुक पे हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, थोड़े ऐसे कि पानी में पकड़ के आयन को ऐसे बैलेंस कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट, राइट। समझ में आ गया, यस सर, इसको हटाएं। ओके नेक्स्ट,
बैलेंस दिस रेडॉक्स रिएक्शन। चलो बैलेंस कीजिए फास्ट। मैं बैलेंस करूँ या आप लोग ट्राई कीजिएगा? ट्राई करेंगे सर। आप लोग एटलीस्ट OH प्लस RH तक आ पाए? तो देखिए तो जो जो रिस्पॉन्सिबल था वो बैलेंस हुआ। हेलो एवरीवन, सब लोग OH प्लस RH तक कर लिए? क्या वो सारा एटम बैलेंस है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था? नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा होगा आप लोग से। मैं सबसे बात कर रहा हूँ। OH RH तक आते हुए नाइट्रोजन बैलेंस किसी का नहीं हुआ होगा, राइट? यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लिए ना? -2, थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देखिए तो मैंने सही लिखा यस सर। सबका ऑक्सीडेशन नंबर। ए है रिड्यूसिंग एजेंट, एग्री, और ए है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी को प्रॉब्लम? OH, एक मिनट, OHR कॉपर से कॉपर नाइट्रेट, राइट? व्हाट द एन फैक्टर ऑफ कॉपर? 2। 2 आया होगा, राइट? एंड RHR HNO3 से NO, राइट? यस सर। व्हाट द एन फैक्टर ऑफ HNO3? 3। 3। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, राइट? यहाँ तक सब लोग आ गए? यस सर। ओके। अब एक्चुअल में स्टूडेंट आपका कॉपर तो बैलेंस है लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा होगा। अब बैलेंस नहीं होने का वजह यहाँ का
6 नाइट्रोजन रहा होगा, राइट। तो मेरे स्टेटमेंट में था कि आफ्टर एडिंग OH एंड RH वो सारा एटम बैलेंस रहेगा जिसका चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो अभी भी आप लोग करेक्ट हैं, बस सही से देखने का रिक्वायरमेंट था। यहाँ जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है क्या? नो सर। यहाँ जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं है, +5 से +5 में ही है, राइट। इसका मतलब जितना नाइट्रोजन का चेंज हो रहा था वो बैलेंस है, करेक्ट। यस सर। मतलब ऐसा भी समटाइम्स हो सकता है, ऐसा भी समटाइम्स हो सकता है कि सेम एलिमेंट अनबैलेंस हो, इवन कि उसका चेंज हो रहा हो। फॉर दिस एग्जाम्पल, यस सर। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आया इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, इन फॉर्म ऑफ व्हाट, नाइट्रेट, उसमें +5 से +5 में ही है। ये +5 तो यहाँ भी क्या है, +5। तो इस नाइट्रोजन का चेंज नहीं हुआ है, करेक्ट। यस सर। तो जिसका चेंज नहीं होगा उसको फिर क्या करना है, जस्ट बाय काउंटिंग, राइट। समझे आप लोगों का कन्फ्यूजन क्या था? तो इस टाइप का भी एग्जाम्पल मिल सकता है। तो हो सकता है कि सर ने तो बताया था कि बैलेंस होना चाहिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। एनीवे, अब यहाँ के बाद हम लोग का क्या, हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। इनका यस, यहाँ के बाद प्रॉब्लम था नाइट्रोजन के साथ, राइट। नाइट्रोजन इस तरफ 2 है, उस तरफ 8 है, एग्री। उस तरफ नाइट्रोजन कितना है, राइट हैंड साइड में 8 है। देखिए तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो A2 और A2 तो बैलेंस है। और यहाँ का नाइट्रोजन और यहाँ का नाइट्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, राइट। जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का जो एक्स्ट्रा 6 नाइट्रोजन जो आ गया, वो 6 नाइट्रोजन जो एक्स्ट्रा आया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, राइट। वो +5 से +5 में ही है, +5 से +5 में है, एग्री। यस सर। तो मेरा स्टेटमेंट था कि जिसका चेंज होगा और चेंज होने के बाद जो बनेगा, चेंज होने के बाद जो बनेगा वो उसमें बैलेंस रहेगा, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे आपको यहाँ का जो 6 नाइट्रोजन है वो आपको वो उसको हम लोग उस कॉन्सेप्ट में ऐड नहीं करेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। मेरा था कि आफ्टर एडिंग OHR + RH वो सारा एटम बैलेंस रहेगा जिसका चेंज हो रहा है। तो यार इस एटम का चेंज हुआ है क्या? नो सर। इवन इफ इट इज नाइट्रोजन, राइट। समझे बात को? चलिए अब इसके बाद क्या करना रहता है, ऑब्जर्व करना रहता है कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन है आयनिक, तो किस फॉर्मेट में दिए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको दिए हैं। तब उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी दूसरे को बैलेंस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को ही बैलेंस करते हैं, राइट। यस सर। क्योंकि कॉपर और नाइट्रोजन ही तो है, ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर 2 ही था एक्स्ट्रा, कॉपर और नाइट्रोजन इस पूरे रिएक्शन में, राइट। तो इस तरफ नाइट्रोजन, इस 2 को मत काउंट कीजिए, ये 2 तो बैलेंस है, राइट। यस सर। नाइट्रोजन जो जिसका चेंज नहीं हुआ था वो कितना नाइट्रोजन है, 6। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ गया यस सर। जिसका चेंज नहीं हुआ है, हाउ मेनी नाइट्रोजन, 6 ना। यस सर। तो इस तरफ एक्स्ट्रा 6 मुझे ऐड करना पड़ेगा, राइट। बट इस तरफ ऐड करने के लिए क्या ऐड करेंगे, HNO3, राइट। कितना HNO3, अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हम लोग उस नाइट्रोजन को बैलेंस किए हैं काउंट करके जिसका एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा था, करेक्ट ना। यस सर। अब चलिए, अब सेकेंड लास्ट स्टेप क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरफ कितना ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड, तो सर 6 और यहाँ पे कितना 18, 24। यस सर। राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन, 20। तो राइट हैंड साइड में डिफिशियंट है, कितना से डिफिशियंट है, 4 से। तो राइट हैंड साइड में क्या ऐड कर देंगे, 4H2O। और इस मेथड का खासियत क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन खुद बैलेंस हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में टोटल हाइड्रोजन कितना है, 8। लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी टोटल हाइड्रोजन, 8। बैलेंस हो गया। यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था नहीं, जो एक्स्ट्रा आ गया था।
तो ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट। यस सर। अभी भी किसी को डाउट? चलिए, ऐड कर सकते हैं नहीं? उसको ऐड कर सकते हैं नहीं? हाँ, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर यहाँ के बाद ऐसे तो भाई यहाँ के बाद बिल्कुल बढ़िया से नीचे कंक्लूजन करके सजा के लिख लेना है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब बैलेंस कर ही लिए हैं तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लीजिए। इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए फर्स्ट। मैं बैलेंस करूँ या आप लोग ट्राई करेंगे स्टूडेंट? क्या बोले? किसका नहीं निकला? CR का? इसको पढ़िए तो ऑक्सीजन नंबर निकल जाएगा। बोलिए क्रोमियम आयोडाइड, यही पढ़ेंगे ना। और जैसे ही आयोडाइड बोलिएगा तो -1, राइट। अब हो गया। और कहीं पे हेल्प करें?
देखिए तो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं सही से, मैच कीजिए तो मेरे साथ। Yes, sir. कौन कौन सा एलिमेंट का चेंज हो रहा है? Chromium, iodine और chlorine. क्रोमियम का भी, आयोडीन का भी, क्लोरीन का भी, 3 एलिमेंट का चेंज हो रहा है, राइट। Yes, sir. और इसमें यहाँ देखिए दोनों का. इस कंपाउंड में दोनों का चेंज हो रहा है, करेक्ट। Yes, sir. क्रोमियम का डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? Increase हो रहा है. इंक्रीज का मतलब क्रोमियम लॉस कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. आयोडीन का क्या हो रहा है? उसका भी increase हो रहा है. जब क्वेश्चन पूछते हैं तो बोलना चाहिए सबको सर आयोडीन का भी इंक्रीज, मतलब आयोडीन भी लॉस कर रहा है। Yes, sir. तो सर दोनों मिलकर लॉस कर रहा है, राइट। तो लॉस प्लस लॉस इक्वल टू बड़ा लॉस। Yes, sir. इसका मतलब है कि इसका ओवरऑल लॉस हो रहा है, राइट। Yes, sir. एग्री। तो इसका ये ओवरऑल लॉस कर रहा है, इसका मतलब इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो इसका नाम रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम रहेगा? Reducing agent. वेरी गुड। क्लोरीन का क्या हो रहा है? 0 से -1 डिक्रीज, Yes, sir. मतलब रिडक्शन। Yes, sir. इसका मतलब ओवरऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी को कन्फ्यूजन? यहाँ पे नो डाउट दो का, ये थोड़ा आसान ही एग्जाम्पल है, नो डाउट कि इसमें 2 का चेंज हो रहा है, बट इसको आइडेंटिफाई करने में हम लोग को डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। डिफ़िकल्टी थोड़ा तब होता जब इस दोनों में से एक लॉस करता है, एक गन करता है। इसमें दोनों लॉस कर रहा था, राइट, क्रोमियम आयोडाइड में। चलिए OH लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। OH में CrI3, तो CrI3 के लिए क्या लिखें? आप लोग क्या सोचे हैं क्या लिखने के लिए? बताए थे ना कि जिसका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम 1 है तो यहाँ पे क्रोमियम 1 रखे। Yes, sir. आयोडीन कितना है? 3। 3. तो आयोडीन उस फॉर्म में कितना है? उस तरफ। 8. तो यहाँ पे 3KiO4। आप किसी को समझ में आया कि मैं 3KiO4 क्यों लिखा? Yes, sir. इसको बैलेंस करने के लिए आयोडीन को। अब यहाँ पे एन फैक्टर ड्यू टू क्रोमियम, आपको एन फैक्टर निकालने का तरीका सिखा चुके हैं कि जहाँ पे किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट का चेंज होगा तो दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल निकालेंगे, लास्ट में हम लोग ओवरऑल देखेंगे, राइट। Yes, तो sir. इसमें एन क्रोमियम का अल्फा कितना? 1। तो एन फैक्टर ड्यू टू क्रोमियम कितना होगा? 3. तो एन फैक्टर ड्यू टू क्रोमियम होगा 6 - 3 इक्वल टू 3। गेन या लॉस? सर लॉस, राइट। Yes, sir. एन फैक्टर ड्यू टू आयोडीन कितना होगा? आयोडीन का अल्फा 3 है, राइट। Yes, sir. बोलिए भाई। सर 7 - -1, राइट। Yes, sir. कितना? 24 ना। Yes, sir. लॉस या गेन? लॉस, राइट। ऐसे निकालते हैं। तो एन फैक्टर ओवरऑल ऑफ CrI3, मुझे तो CrI3 का एन फैक्टर से मतलब है। हाउ मच? 27। लॉस ना ओवरऑल। Yes, sir. इसका मतलब इस तरफ कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं? 27 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं इसको हटाऊंगा फास्ट। जल्दी कीजिए। हो गया? सारे स्टूडेंट का हो गया ये सब? Yes, sir. अब RH लिखेंगे। Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2KCl। 2 समझ रहे हैं किसके वजह से दिए हैं? क्लोरीन की वजह से, राइट। Yes, sir. एन फैक्टर कितना? फास्ट। 2. लॉस या गेन? गेन, राइट। अब इसके बाद करना क्या है सर? ऐड करना है इन दोनों को, राइट। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें? 27 से। और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें? 2 से, राइट। और ऐड कर देंगे, एग्री? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. क्या होगा सर? 2CrI3 अब प्लस 27Cl2
कन्वर्टेड इनटू 2K2CrO4 प्लस 6KiO4 प्लस कितना 54 KCl। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आते आते वो तीनों एलिमेंट हम लोग का बैलेंस हो चुका है, क्रोमियम, आयोडीन और क्लोरीन। एग्री। अब एक काम करते हैं, जिसका चेंज नहीं रहता उसको बैलेंस करते हैं, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, राइट। बोलिए राइट हैंड साइड में पोटेशियम कितना 64, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 64 रखेंगे, बट लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम किस फॉर्म में था, KOH के फॉर्म में, राइट। तो 64 KOH। एग्री। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी कोई एलिमेंट बचता है तो सेकेंड लास्ट स्टेप करते हैं, जो कि लास्ट बन जाएगा। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना 64, राइट। राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन 32। वेरी गुड। तो इस तरफ 32 वाटर जोड़ देंगे, नहीं। देखिए तो हाइड्रोजन बैलेंस है। यही तो इस मेथड का ब्यूटी है। 99% केस में ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन खुद से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं बोलना है कि सर इसको अच्छे से सजा के लिख लें, तो वो तो बोर्ड के एग्जाम में करना ही पड़ेगा। और इंट्रेंस में तो आपको बैलेंस, अब ये नहीं सोचना है कि इंट्रेंस में बैलेंसिंग आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। असाइनमेंट पता चल जाएगा कैसे आता है। एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव में ऐसे आएगा, इसका कोफिशिएंट x दे दिया जाएगा, इसका कोफिशिएंट y, इसका कोफिशिएंट z। अब तब x बाई z का वैल्यू पूछा जाएगा, राइट। तब वहाँ पे एक काम भी कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रेंस में आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया वेदांत कि इसका कोफिशिएंट दिया रहा है, लाइक लेट अस सपोज समथिंग लाइक y अनबैलेंस है, कुछ ऐसे, और x बाई z का वैल्यू पूछा जाए और रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। मैं तो आपकी जगह पर रहूँगा तो ऑप्शन से ही कोफिशिएंट को पुट कर दूंगा, रिवर्स मैथमेटिक्स के जैसा। मैथमेटिक्स में कभी कभी होता है ना, ऑप्शन डाल के आंसर निकल जाता है, राइट। सॉल्व करने से ज़्यादा फास्ट हो जाता है कभी कभी, तो समटाइम्स ऐसा भी कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि राकेश कोफिशिएंट 1 बाई 1 डालेंगे तो और काउंट कर लेंगे ना कि किसमें किसका कोफिशिएंट मैच कर रहा है बैलेंसिंग से, राइट। ऑप्शन में ऐसा कोफिशिएंट दिया रहेगा। सबका हो जाएगा। कैसा रहेगा उस असाइनमेंट मिलेगा और क्वेश्चन बैंक तो फॉलो कीजिएगा ना। अच्छा, आप लोग जो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, ऐसे तो मैं बैठकर अगला 2 दिन वही काम करने वाला हूँ, एकदम इनिशियल से लेकर अभी तक का। और न्यू बैच से एक रिक्वेस्ट है सर, दोनों बैच के स्टूडेंट से, उसमें एक टर्म और ऐड कर दीजिएगा, ओल्ड बैच न्यू बैच। PDF में लिख सकते हैं ब्रैकेट देकर। उसके पीछे वजह यह है कि एक नाम का 2 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अब उसमें मुझे कन्फ्यूजन होता है, हालांकि टॉपिक से पता चल जाता है कि कभी कभी कॉमन टॉपिक भी रहेगा। हालांकि समटाइम्स थोड़ा कर, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे ओल्ड बैच न्यू बैच रहेगा तो मेरे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक तो हाँ, नहीं तो वो एक फॉर्मेट ये बनाना पड़ेगा कि सबको एक पार्टिकुलर रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड, राइट, आई कार्ड। चलिए, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। 11 के बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, सर असाइनमेंट कब मिलेगा। असाइनमेंट तो मिल ही नहीं रहा है। अब उनको लग रहा है कि वेक्टर का 2 क्लास लिए हैं या 5 क्लास लिए हैं तो असाइनमेंट उनको एकदम बढ़िया से मिल जाए।
नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं तो असाइनमेंट मिल जाए। अब मैथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और उनको पता ही नहीं कि ये आंधी आने से, तूफान आने से पहले वाला शांति है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं बातों को। उनको लग रहा है कि असाइनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। या हम लोग को तो कुछ काम है ही नहीं, इधर बिल्कुल ऐसे ही बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो लोग को ये फील कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी होता है ना हार्ड टीचर पढ़ाने का कि आज पढ़ाया 10 प्रॉब्लम दे दिए, ठीक है, बट मैं क्या कहता हूँ चैप्टर खत्म करने के बाद एक ही बात देता हूँ, दर्श बाकी थोड़ा सा रिलैक्स होकर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल प्रॉब्लम में भी आगे का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ मजबूरी रहता है। बट अब उनको समझाया है कि अभी थोड़ा सा जितना दिन टाइम नहीं मिलता है असाइनमेंट, उतना दिन अपना लाइफ को एंजॉय कर लीजिए। उनको थोड़ा प्रेशर नहीं ना आया 10th बोर्ड का। शुभांकर, वर्कलोड बढ़ा है नहीं बढ़ा है, या अभी भी रिलैक्स हैं? चलिए, अभी तो एक्स्ट्रा क्लास लगाने से पहले मैं ही सोच रहता हूँ लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, लेकिन मजबूरी है, लगा ही देते हैं। इसको बैलेंस करना है, लेकिन इसको बैलेंस करने से पहले एक और याद आ गया। आज मतलब मैं जो है आप लोगों के बैच में तो एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं, यही सोचते हुए मैंने 11th क्लास में भी एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया एक दिन। तो सर एक पेरेंट्स कॉल किए, पहले सर ये बता दीजिए एक्स्ट्रा क्लास कितना रहेगा। तो शायद उनका स्कूल भी शुरू हो गया है और अभी जस्ट थोड़ा सा टर्न होने में टाइम लगता है। 10 से 11th में बहुत बड़ा जंप है, राइट, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। अब उन लोग का 9th-10th में हैबिट क्या रहता है, 1 आवर वाला ट्यूशन करने का, राइट, या नहीं भी ट्यूशन करने का, काम चल जाता है, करेक्ट, बड़ा इजी गोइंग है। अब 12th में 11th में है कि सुबह, अच्छा आप लोग का भी तो जैसे दिन भर कितना लैपटॉप पे बैठेगा, मैं भी अगर काम करता हूँ मुझे बैठना पड़ता है, तो थोड़ा सा पेन हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, बट थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा। चलिए इसी बात में इसको बैलेंस कीजिए। देखिए तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ तक आ पाए। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। यहाँ तक तो सब लोग आ गए होंगे। दो एलिमेंट का ही चेंज हो रहा था, नाइट्रोजन का और जिंक का, दोनों बैलेंस है, देखिए तो उसको छोड़कर सिर्फ बचा सोडियम, राइट। हाउ मेनी सोडियम इन राइट हैंड साइड? 8, एंड इन लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड करते हैं? 7। अब एक मिनट, अब आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि सर सोडियम यहाँ भी है यहाँ भी है, किसको ऐड करें बैलेंस करने के लिए? तो इसको ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आ जाएगा जिसका चेंज हो रहा है, राइट। इसको नहीं फिर बैलेंस करना है, सोडियम को बैलेंस करने के लिए इसको नहीं लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इसको आप ले चुके हैं यहाँ पे, राइट, एज ए कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इसको अगर लेते हैं तो नाइट्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा जिसका चेंज हो रहा था ऑलरेडी, तो यहाँ पे लेंगे 7 NaOH, एग्री।
अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन 8, लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन 10, तो कितना ऑक्सीजन डिफिशियंट हो गया 2। तो इस तरफ 2H2O कर देते हैं। अब हाइड्रोजन काउंट करें। राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन 7, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन बैलेंस, करेक्ट, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पे ही रखते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम लोग। क्या 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 बोले? सोडियम जिंकेट को सर उसमें ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देंगे बस। सोडियम जिंकेट में एक्चुअल में सोडियम का तो +1 इसका -2, तो जिंक का x मान कर निकाल लेंगे। कितना आएगा +2 ही तो आना चाहिए। और ऐसे भी हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जिंक, मतलब जो आउटर मोस्ट जनरली जिंक मोटा मोटी इन जनरल 2 ही वैलेंस शो करता है, राइट। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।